हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सब लोगों का टॉप 200 क्वेश्चन सीरीज में स्वागत करते हैं दोस्तों। और हम पहले भी बता चुके हैं कि द एज ऑफ रोमांटिसिज्म के ऊपर मैं 200 क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आऊँगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी, जिसमें हम प्रीवियस वीडियो में दोस्तों 1 से लेकर के 25 क्वेश्चन तक लगभग डिस्कस कर चुके हैं। और आज की वीडियो में हम लोग 26 से लेकर के 50 तक डिस्कस करेंगे दोस्तों यहाँ से। यानी कि आज की क्वेश्चन सीरीज जो स्टार्ट होगी दोस्तों वो यहाँ से होगी। पहला क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि फॉर विच प्रोफेशन जॉन कीट हैड लाइसेंस बट नेवर प्रैक्टिस्ड इट। यानी कि जॉन कीट ने किसका लाइसेंस लिया था लेकिन कभी भी, कौन से प्रोफेशन का लाइसेंस ले रखा था लेकिन कभी भी इन्होंने कोई प्रैक्टिस नहीं की उसको दोस्तों, तो वो था फार्मासिस्ट। ए ऑप्शन आपका क्या होगा दोस्तों, इसमें सही होगा। यानी कि जॉन कीट जो कि इंग्लिश रोमांटिक पोइट माने जाते हैं, और दोस्तों ये फार्मासिस्ट के लिए इन्होंने अपने आप को बहुत अच्छे से ट्रेंड किया था, लेकिन इन्होंने जो है राइटिंग के कैरियर को अपनाने के चक्कर में फार्मासिस्ट की लाइन को बिल्कुल भी छोड़ दिया। और इनके अगर मैं इनका जिक्र आया तो दोस्तों इनका एक बहुत बेस्ट वर्क लिखा गया था 1818 से 1819 में, जिसका नाम था दोस्तों द ईव ऑफ सेंट एग्नेस एंड इसाबेला करके। ओके, और इनका जन्म कब हुआ, जॉन कीट का जन्म कब हुआ, 31 अक्टूबर 1795 को कहाँ हुआ, लंदन इंग्लैंड में हुआ था दोस्तों। और इन्होंने लाइसेंस लिया था काय का, फार्मासिस्ट का कब लिया था, 1819 में। और दोस्तों इनकी मृत्यु जॉन कीट की कैसे हुई थी, ट्यूबरक्लोसिस नामक बीमारी से इनकी मृत्यु हो गई थी जॉन कीट की। तो इतने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट हमने जॉन कीट के बारे में बता दिए। तो चलो अब अगला क्वेश्चन दोस्तों, इन विच पोएम, कौन सी पोएम में डज बसवर्थ राइट कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स लेट नेचर बी योर टीचर। दोस्तों ऐसी कौन सी पोएम में विलियम वर्ड्सवर्थ जो है लिखते हैं कि कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स एंड लेट नेचर बी योर टीचर। तो ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन का चुनाव करना है दोस्तों। तो ए द टेबल टर्न में, कहाँ दोस्तों, द टेबल टर्न में। अगर हम बात करें तो जो भी मेंशन पोइटिक लाइन है आपके इस क्वेश्चन में, वो दोस्तों हमारी पोइटिक टर्न द टेबल टर्न से ली गई हैं। और इसको किसने लिखा है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। विलियम वर्ड्सवर्थ के कुछ और मुख्य वर्क थे, जैसे इवनिंग वॉक था जो कि 1793 में आया, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस था वो भी 1793 में ही आया दोस्तों, लैरिकल बैलेड 1798 में आए थे, और एक्सकर्सन इनका 1814 में। और एक बहुत ही फेमस ऑटोबायोग्राफी इनकी थी दोस्तों जिसका नाम था प्रिल्यूड, जो कि इनकी मृत्यु के बाद पब्लिश हुई थी 1850 में। तो याद रहेगा ये लाइन कहाँ से ली गई हैं, टेबल टर्न से। ए ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। जॉन कीट ओके एडैमियन इज डेडिकेटेड टू, किसको डेडिकेटेड है दोस्तों, 4 ऑप्शन हैं, इन 4 ऑप्शन में से किसी एक व्यक्ति के लिए जॉन कीट की जो पोइम है एडैमियन ओके वो डेडिकेटेड है दोस्तों, वो है थॉमस चैटरटन। कौन है, थॉमस चैटरटन ओके इनके लिए ये दोस्तों डेडिकेटेड है। और थॉमस चैटरटन कौन थे दोस्तों, इनका जो जन्म हुआ था अगर मैं बात करूं तो 20 नवंबर 1752 को ब्रिस्टल में हुआ था। ओके ये ध्यान रखिएगा। चलो दोस्तों, और इसमें अगर इनकी एक पोएम एडैमियन की बात आ गई है, तो एडैमियन जो दोस्तों लिखी गई है वो 4 बुक्स में लिखी गई है, इसमें 4 बुक्स कंसिस्ट हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अगला देखो, फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, दिस लाइन ऑफ ब्राउनिंग हैज आर रेफरिंग टू। रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक लाइन है, फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, वो किसको रेफर करती हैं लाइनें रॉबर्ट ब्राउनिंग की, आपको ये बताना है दोस्तों। तो ये किसको रेफर करती हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग की, विलियम वर्ड्सवर्थ को। बी ऑप्शन आपका क्या होगा, इसमें सही होगा दोस्तों, विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए ये क्या करती हैं, रेफर करती हैं। तो चलो मैं मान लेता हूँ कि ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की लिखी गई हैं, लेकिन कौन सी पोएम से ये लाइनें दोस्तों लिखी गई हैं, तो इनकी रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक पोएम है द लॉस्ट लीडर, उससे दोस्तों यहाँ से ये लाइनें उठाई गई हैं, फॉर आ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। और जो कि पब्लिश हुई थी 1845 में,
कौन सी? द लॉस्ट लीडर रॉबर्ट ब्राउनिंग की कब पब्लिश हुई थी? 1845 में। तो आप जो फैक्ट मैं बताता चल रहा हूँ जिसके बारे में, उनको किसी कॉपी पर नोट डाउन भी करते रहिएगा दोस्तों। ओके, अगला हम बात करेंगे, अगर इस पोएम की ही मैं बात कर लेता हूँ तो ये जो है, इस पोएम में पूरा का पूरा पोएम पढ़ोगे तो फाइनली आपको फुल ऑफ एंगर और डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा पूरा का पूरा। ओके, ये ध्यान रखिएगा इसमें। तो चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? अगला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग हिज विजिट टू फ्रांस, जब विलियम वर्ड्सवर्थ ने दोस्तों 1791 में फ्रांस की विजिट की थी, तो उस समय विलियम वर्ड्सवर्थ किससे फॉल इन लव हो जाते हैं, अर्थात किससे प्रेम करने लगते हैं? उस लड़की का नाम आपको बताना है। तो वो एनेट वेलन होती हैं दोस्तों, एक फ्रेंच लेडी होती हैं एनेट वेलन। लेकिन इनकी शादी तो है वो मैरी हचिंसन से होती है, ध्यान रखना। शादी किससे होती है? मैरी हचिंसन से। और इनका लव अफेयर किससे चलता है? एनेट वेलन से दोस्तों। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। यानी कि वर्ड्सवर्थ रिसीव हिज ये इनको बैचलर डिग्री भी दोस्तों कब मिलती है? अगर मैं बात करूँ तो 1791 में ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अपनी बैचलर डिग्री लेते हैं, और 91 में ये ट्रैवल करने चले जाते हैं फ्रांस के लिए, और इसके बाद वहाँ पर फॉल्स इन लव विद अ फ्रेंच वुमेन जिसका नाम होता है एनेट वेलन, ध्यान रखना। और इसके बाद जब ये लिव इन रिलेशनशिप में एनेट वेलन के साथ रहते हैं, तो उसी समय एनेट वेलन जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, और ये जो हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन उसी समय चालू हो गया था, तो उसकी वजह से इनको दोबारा इंग्लैंड वापस आना पड़ा। और इनके आने के बाद एनेट वेलन ने एक लड़की को जन्म दिया, एक पुत्री को जन्म दिया जिसका नाम था कैरोलिन। क्या नाम था? कैरोलिन दोस्तों। अगला हम बात करेंगे, एवरी ग्रेट पोइट इज आ टीचर आर द वर्ड्स ऑफ, ये किसके शब्द हैं? बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओके, हुज दीज वर्ड इज, तो आपको उनका नाम बताना है। एवरी ग्रेट पोइट इज आ टीचर, प्रत्येक महान कवि एक अध्यापक होता है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ। डी ऑप्शन आपका क्या होगा? यहाँ पर सही होगा दोस्तों। एवरी ग्रेट पोइट इज अ टीचर, ये लाइन जो है वो किसके द्वारा स्पोकन की गई है? विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। और विलियम वर्ड्सवर्थ अपने ज़माने के बहुत ही ग्रेटेस्ट पोइट थे दोस्तों। ओके, ये बात। और एक चीज़ बता दूं दोस्तों, इनको पोइट ऑफ नेचर भी कहा जाता है। अगला नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द नेम ऑफ द ऑथर हु हैज़ on whose grave the words the judge himself are carved. Here is one whose name is written in water. ये जो फ्रेज है दोस्तों, ये किसकी ग्रेव पर लिखे हुए हैं, किसकी ग्रेव से उठाए गए, ये भी हम कह सकते हैं दोस्तों। तो आपको बस बहुत प्यारा सा आंसर देना है। इसका 2 मिनट का समय आपके पास होता है कि हियर इज़ वन हुज नेम इज़ रेट इन वाटर, ये किसकी? तो जॉन कीट की ग्रेव से, ध्यान रखिएगा। ओके, हियर लाइस वन हुज नेम वाज रेट इन वाटर, तो वो कौन था दोस्तों? जॉन कीट। कौन था? जॉन कीट। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि फेमस क्वोटेड, ओके, इंस्क्राइब्ड ऑन द ग्रेव ऑफ जॉन कीट। ओके, और जॉन कीट कौन थे? एक इंग्लिश रोमांटिक पोइट थे, और जिनको दोस्तों पोइट ऑफ ब्यूटी के नाम से भी बहुत अच्छे तरीके से जाना जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हु इज़ बेटर नोन एज पोइट ऑफ ब्यूटी। ओके, और एक बात बता दूं इनके बारे में, जब जॉन कीट ने एक बार रोम की यात्रा की थी, ओके, और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी, लगभग उस समय इनकी उम्र 25 साल थी दोस्तों। अर्थात 25 साल की उम्र की अवस्था में रोम की यात्रा के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु कब हुई थी? फरवरी 1821 में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखना कब हुई थी दोस्तों? फरवरी 1821 में हुई थी। अगला नेक्स्ट अगर हम बात, और कौन सी बीमारी से हुई थी? तो ट्यूबरक्लोसिस नामक बीमारी से हुई थी। अगला क्वेश्चन, हु हैज सेड इट वन इम्पल्स फ्रॉम आ बर्नल वुड may teach you more of man of
moral evil and of good than all these six can। दोस्तों ये किसने कहा? Who says हु हैज सेड इट, ये किसने कहा? तो ये दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा कहा गया और ये लाइनें टेबल टर्न में बोली जाती हैं। कहाँ? विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। ये टेबल टर्न के ऊपर मैं एक बिल्कुल अलग से वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, ओके। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं टेबल टर्न से। तो क्या है? द टेबल टर्न, ओके, ध्यान रखना। यानी कि सेज मैन सिट एंड पॉन्डर देन कम अप बाय सेइंग अबाउट लाइफ, ये ध्यान रखिएगा, ओके। वन यहाँ पर क्या है? इम्पल्स फ्रॉम द बर्नल वुड मे टीच यू मे मोर ऑफ मैन ऑफ मोरल एबल एंड ऑफ गुड देन ऑल दिस सेजेस कैन। यहाँ पर दे आर पॉन्डरिंग द ग्रेट मीनिंग ऑफ लाइफ, you always remember that point। next is name the poem from which the following word has been quoted। okay, आपको उस पोएम का दोस्तों नाम बताना है जहां से ये लाइनें कोट की गई हैं। तो द गॉड्स अप्रूव द डेप्थ एंड नॉट द टर्म्ड ऑफ द सोल। तो ये लाइनें कहाँ से लगी? द गॉड्स अप्रूव द डेप्थ एंड नॉट द टर्म्ड ऑफ द सोल। ओके, आपको चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन का चुनाव करना है दोस्तों। तो कहाँ से ली गई हैं? ओके, लाइडोमिया। कहाँ से? डी ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा दोस्तों। द गॉड्स अप्रूव द डेप्थ एंड नॉट द टर्म्ड ऑफ द सोल, ये लाइन जो है वो कोट की गई हैं, ओके, लाडोमिया से। और ये लाडोमिया क्या है? एक नरेटिव पोइम है, लिख लो कहीं पर। लाडोमिया पूछा जाता है एक कैसी पोइम है? एक नरेटिव पोइम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, ध्यान रखना, ठीक है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ की कैसी पोइम है? एक नरेटिव पोइम है और द पोइम इज बेस्ड ऑन द स्टोरी फ्रॉम द ट्रोजन वार। और ये पूरी की पूरी जो लाडोमिया है इसमें ट्रोजन वार की कहानी पूरी दिखाई जाती है। इनकी कुछ और फेमस वर्क हैं, ओके, पोएट्री हैं, जिसमें इवनिंग वॉक है, ओके, डिस्क्रिप्टिव स्केचेज है, एक्सकर्सन 1814 में आई थी, प्रिल्यूड है, रेक्ल्यूज है, ओके, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला, व्हेन डिड द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड अपीयर? जो विलियम वर्ड्सवर्थ का पहला लिरिकल बैलेड था वो कब आया दोस्तों? चार ऑप्शन फिर से आपके सामने दे रखे हैं। तो 1798 में आया था। कब आया था? 1798 में। नोट डाउन कर लीजिए। लिरिकल बैलेड का कलेक्शन ऑफ पोइम है एक। फिर से रिपीट करता हूँ, लिरिकल बैलेड क्या है? तो यह एक कलेक्शन ऑफ पोइम्स है। किसने लिखा? विलियम वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलेज दोनों ने मिलकर के लिखा है और सबसे पहली बार पब्लिश हुआ था 1798 में। और इसको दोस्तों अगर मैं लिरिकल बैलेड से ही जनरली कंसिडर्ड, ओके, टू हैव मार्क द बिगिनिंग ऑफ द इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट इन इंग्लिश लिटरेचर, यू ऑलवेज रिमेंबर दैट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, ओके। यहीं से इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत मानी जाती है जब से लिरिकल बैलेड जो हैं पब्लिश हुए थे 1798 से ही दोस्तों। और इसका सेकेंड जो एडिशन आया था लिरिकल बैलेड का वो 1800 में पब्लिश हुआ था दोस्तों। और सेकेंड लिरिकल बैलेड में वर्ड्सवर्थ ने कुछ चीज़ें, कुछ पोएम्स को और ऐड कर दिया था, जिसमें एक प्रीफेस को डाला था, ओके, प्रीफेस डिटेलिंग किया था द पेयर, ओके, जिसमें कुछ अगर हम बात करेंगे तो अबाउट पोएटिक प्रिंसिपल की बात करेंगे, ठीक। बेनबाज, अगला क्वेश्चन दोस्तों चार्ल्स लैम्ब से है। बेनबाज चार्ल्स लैम्ब बॉर्न, पीजीटी के 2009 में पूछा गया कि चार्ल्स लैम्ब का जन्म कब हुआ दोस्तों? तो चार्ल्स लैम्ब का जन्म जो है वो 1775 में, लिख लो कहीं पर, 1775 में। ये भी एक इंग्लिश ऑथर हैं, क्रिटिक भी हैं और माइनर पोइट, ओके। चार्ल्स लैम्ब का जो जन्म हुआ था वो 10 फरवरी 1775 को लंदन में हुआ था। और इनका जो बेस्ट नोन इनका एसे है दोस्तों, उसका नाम है एसे ऑफ एलिया, और ये ज़्यादातर एलिया सिडियम के नाम से
यानी कि ही रोट अंडर द नेम ऑफ एलिया, एलिया के नाम से ही ये अपने एसेज को पब्लिश करवाते थे दोस्तों। कौन? चार्ल्स लैम्ब। ठीक है, क्या है? एक इंग्लिश पोइट है, एसेस्ट हैं। ओके, और एसे ऑफ एलिया जो इनकी हुई थी वो कब? पहली बार 1823 में, और लास्ट एसे ऑफ एलिया कब पब्लिश हुआ था? ओके, 1833 में, ये ध्यान रखिएगा। अगला नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। विच शेड्यूल वाज अडॉप्टेड बाय लैम्ब फॉर हिज एसे, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, कौन सा छद्म उपनाम कौन सा अडॉप्ट किया गया था चार्ल्स लैम्ब के लिए अपने? जब ये चार्ल्स लैम्ब अपने एसे अपने निबंधों को लिखते थे तो किस उपनाम से ये अपने निबंधों को पब्लिश करवाया करते थे? तो एलिया नाम से। किस नाम से दोस्तों? एलिया नाम से, ध्यान रखिएगा। और इनका एलिया एसे जो है सबसे पहले लंदन की एक मैगजीन इनमें 1820 और 1825 के बीच में छपते थे दोस्तों। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला नेक्स्ट, और इनकी बहन का नाम क्या था? मैरी लैम्ब था, ध्यान रखना। क्या नाम था? मैरी लैम्ब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वर्क ऑफ चार्ल्स लैम्ब? चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन में से कौन सा वर्क जो है वो चार्ल्स लैम्ब का दोस्तों नहीं है? चार ऑप्शन में से कौन सा वर्क चार्ल्स लैम्ब द्वारा नहीं है? तो वो कौन सा नहीं है ये आपको बताना है दोस्तों। तो डी, यानी कि लल्ला रुख। कौन सा नहीं है? लल्ला रुख जो है वो चार्ल्स लैम्ब के द्वारा नहीं लिखा गया है, ध्यान रखना। ओके, लल्ला रुख किसके द्वारा नहीं लिखा गया? चार्ल्स लैम्ब के द्वारा। ये थॉमस मोर के द्वारा लिखा गया और 1817 में इसको पब्लिश करवाया गया था दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट, हाउ मैनी एक्ट्स आर देयर इन शैलीज लिरिकल ड्रामा प्रोमेथियस अनबाउंड? हाउ मैनी एक्ट्स आर देयर इन शैलीज, शैली की जो लिरिकल ड्रामा है प्रोमेथियस अनबाउंड, ओके, उसमें कितने एक्ट हैं दोस्तों? तो चार ऑप्शन फिर आपके सामने हैं, चार एक्ट हैं टोटल। कितने हैं? 4 एक्ट। यानी कि प्रोमेथियस अनबाउंड जो लिरिकल ड्रामा है वो 4 एक्ट में डिवाइड है, और ये पर्सी बिसी शैली के द्वारा लिखा गया। और इस प्रोमेथियस अनबाउंड लिरिकल ड्रामा को पब्लिश करवाया गया था 1820 में दोस्तों। कब? 1820 में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ लिव्ड फॉर 50 ईयर्स अमंग दी। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो अपने जीवन के 50 साल कहाँ व्यतीत किए दोस्तों? विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने 50 साल कहाँ व्यतीत किए? फिर रिपीट कर रहा हूँ, तो कहाँ व्यतीत किए दोस्तों ये आपको बताना है। तो कम्बरलैंड डेल्स मैन में। कहाँ? कम्बरलैंड अर्थात काकर माउथ कह सकते हो, काकर माउथ, कम्बरलैंड डेल्स मैन, यानी कि ए ऑप्शन इसका क्या होगा आपका दोस्तों? सही होगा। ए ऑप्शन क्या होगा आपका दोस्तों? सही होगा। वर्ड्सवर्थ लिव्ड फॉर 50 ईयर्स अमंग दी, तो वही बताया जा रहा था, कम्बरलैंड डेल्सलैंड। अगला कौन सा आएगा? वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाय वर्ड्सवर्थ। नीचे चार ऑप्शन है, फिर से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? ओके, तो यहाँ पर डी, दी मे क्वीन, कौन सा सही नहीं है दोस्तों? डी वाला ऑप्शन आपका सही नहीं है। ओके, दी मे क्वीन। अच्छा, दी मे क्वीन जो वर्क है वो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा नहीं लिखा गया, बल्कि अगर मैं बात करूं दी मे क्वीन की तो इसको लिखा है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन अर्थात ए.एल. टेनिसन ने, ध्यान रखना। ठीक है, किसने लिखा? ये एक बहुत शॉर्ट पोइम है, छोटी सी कविता है ए.एल. टेनिसन की। ठीक है, दी मे क्वीन। अगला, विलियम वर्ड्सवर्थ लर्न दैट वर्ड्स में बोल्ड आ प्रिंसली थ्रोन ऑन हम्बल ट्रूथ फ्रॉम। दोस्तों फिर से चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से वर्ड्सवर्थ लर्न दैट वर्ड्स में बोल्ड आ प्रिंसली थ्रोन ऑन हम्बल ट्रूथ फ्रॉम, कहाँ से? तो बी, रॉबर्ट बर्न्स। बी ऑप्शन आपका इसमें क्या होगा? सही होगा, रॉबर्ट बर्न्स।
ओके, अगर हम रॉबर्ट बर्न्स की बात करते हैं तो इनका जन्म दोस्तों 25 जनवरी 1759 को हुआ था। कहाँ? स्कॉटलैंड में। ध्यान रखना, कहाँ? स्कॉटलैंड में दोस्तों। इसके बाद दिस सॉलिटरी रीपर क्या है? ओड है, पॉस्चरल है, बैलड है, लैरिक है। तो दोस्तों जो सॉलिटरी रीपर है हमारा वो क्या है? एक बैलड है। ध्यान रखना, देखिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें आपकी पूछ ली जाती हैं लेकिन आपको याद रखना है क्या है? सॉलिटरी रीपर एक बैलड है जो कि 32 लाइंस में लिखी गई पोइम है। सॉलिटरी रीपर कितनी? 32 लाइनों में लिखी गई और 4 स्टेंजा में इसको डिवाइड किया गया है। ध्यान रखिएगा, रोमांटिक पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा सॉलिटरी रीपर को लिखा गया। सॉलिटरी रीपर को किसने लिखा? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ध्यान रखिएगा, और इसमें दोस्तों आयम्बिक टेट्रामीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? आयम्बिक टेट्रामीटर का, यानी कि 4 8 लाइन स्टेंजास ऑफ दिस पोइम आर रिटन इन आयम्बिक टेट्रामीटर। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट लैरिकल बैलड। अगला क्या है हमारा? लैरिकल बैलड वाज रिटन बाय कॉलरिज, यानी कि जो लैरिकल बैलड 1798 में लिखे गए वो किस किस के द्वारा? कॉलरिज और दूसरे कौन थे दोस्तों? वर्ड्सवर्थ, जिसमें कॉलरिज की 4 पोइम थी और वर्ड्सवर्थ की 19 पोइम इंक्लूड थी दोस्तों। अगला, और ये क्या था? एक कलेक्शन ऑफ पोएम था। ध्यान रखना, क्या था? एक कलेक्शन ऑफ पोएम था जो कि एक कोलाब्रेशन वर्क था इनका, सैमुअल टेलर कॉलरिज का और विलियम वर्ड्सवर्थ का। थोड़ा सा रिवीजन करा दें, विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म कब हुआ था? 1770 में। कहाँ हुआ? कॉकरमाउथ इंग्लैंड में हुआ था, जो कि सेंटर ऑफ लेक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा इनके बारे में। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है दोस्तों? वर्ड्सवर्थ कंपोज सम ऑफ हिज फाइनेस्ट पोएम ड्यूरिंग द ईयर। विलियम वर्ड्सवर्थ ने कौन सी साल में कुछ सबसे बढ़िया कविताओं की रचना की? तो वो 97, 98 से 99 होगा दोस्तों। 1798 से 99, ए ऑप्शन आपका क्या है? सही है। यानी कि जब विलियम वर्ड्सवर्थ स्पेन कर रहे थे जर्मनी में अपनी विंटर को, अपने जाड़ों के दिनों को दोस्तों, तो इन्होंने जितनी भी कविताओं को लिखा था 1798 से 99 के बीच में, वो इनकी फाइनेस्ट पोइम थी दोस्तों। अगला द एक्सकर्सन जो कि 1814 में दोस्तों पब्लिश हुई थी। मार्क द बिगिनिंग ऑफ, फिर से रिपीट करता हूँ, मार्क द बिगिनिंग ऑफ। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो बी ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। द डेक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक जीनियस। क्या होगा? शुरुआत होती है मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द डेक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ्स पोएटिक जीनियस दोस्तों। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज वन ऑफ द लीडिंग पोइट ऑफ हिज एज, बट ड्यूरिंग 1814 when the excursion was published it did not find favor। the जो प्रोफेशनल रिव्यूअर थे उनसे किसी तरीके का इन्हें फेवर नहीं मिला दोस्तों। अगला हम बात करेंगे कुछ कविता की लाइनों की, यहाँ पर लिखी गई हैं। एक कविता की लाइन है, सी गेव मी आई सी गेव मी ईयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जाती हैं, कई बार रिपीट होती हैं, आगे आप देखोगे। सी गेव मी आई सी गेव मी ईयर्स एंड हम्बल केयर्स दे डेलिकेट फेयर्स। ओके, वर इन रेफरेंस टू, किसके रेफरेंस में दोस्तों? किसको संदर्भित करके इन लाइनों को लिखा गया है? तो यहाँ पर सी इनकी एक बहुत ही चहेती सिस्टर होती हैं जिनका नाम होता है डोरोथी वर्ड्सवर्थ, यानी कि सी ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा, डोरोथी वर्ड्सवर्थ। सी गेव मी आई सी गेव मी ईयर्स एंड हम्बल केयर्स एंड डेडिकेट फेयर्स। ओके, ये लाइनें जो हैं वो इनकी एक पोइम होती है जिसका नाम होता है दी स्पारोनेस्ट। क्या होती है? स्पारोनेस्ट। उसमें इन लाइनों को वो लिखते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा, उसी में इन लाइनों का जिक्र किया गया है, जिसमें ये डेडिकेट करते हैं, इन लाइनों को रेफरेंस देते हैं। किसके रेफरेंस में लिखते हैं? अपनी बहन डोरोथी वर्ड्सवर्थ के रेफरेंस में दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना। और ये क्या होता है कि वर्ड्सवर्थ चाहते हैं कि मूविंग ट्रिब्यूट टू हिज सिस्टर डोरोथी रिकॉलिंग देयर अर्ली चाइल्डहुड टुगेदर इन कॉकरमाउथ।
जब ये कॉकरमाउथ में दोनों अपनी बहन सिस्टर के साथ और विलियम वर्ड्सवर्थ अपने बचपन में रहते थे, तो उन बचपन के दिनों को याद करके पुनः रिकॉल करके इस द स्पैरो नेस्ट कविता को लिखते हैं और वहाँ पर इन की लाइनें लिखी जाती हैं दोस्तों। तो अब आपको शायद क्लियर हो गया होगा। और अगला हमारा क्वेश्चन है द प्रिल्यूड वाज रिटेन इन। प्रिल्यूड दोस्तों कब लिखा गया? तो प्रिल्यूड लिख करके कब कंप्लीट हुआ था? ध्यान दीजिएगा 1805 में, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही होगा। लेकिन दोस्तों मेरा क्वेश्चन ये है, ये पब्लिश कब हुआ था? ठीक है, द प्रिल्यूड एक ग्रेट रोमांटिक पोइम है, ओके, ये कंप्लीट तो हो गया था 1805 में वर्ड्सवर्थ के द्वारा, और इसका एक दूसरा नाम था उसी समय, एक दूसरी थीम दी गई थी इसके लिए, ग्रोथ ऑफ अ पोइट्स माइंड। क्या नाम दिया गया था उस समय? द ग्रोथ ऑफ अ पोइट्स माइंड। ओके, तो हमें सिर्फ आपको ये बताना है कि इसमें टोटल जो जिक्र किया जाता है वो वर्ड्सवर्थ के फॉर्मेटिव मूवमेंट ऑफ चाइल्डहुड एंड जो यूथ अवस्था होती है उसको जिक्र किया जाता है पूरी तरीके से। तो क्लियर हो गया दोस्तों यहाँ तक? आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में अब आपके साथ डिस्कस करेंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत।